हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं, डिसकंटिन्यूड हो जाता है, बीच में इरेगुलरिटीज़ आ जाते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि हम हमारे इनकम को ठीक से बजटिंग नहीं कर पाते हैं। कितना हिस्सा हमें सेव करना चाहिए, कितना हिस्सा हमें अपने ज़रूरतें की तरफ देना चाहिए, कितना हिस्सा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं हो पाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम हमारे इनकम को बजटिंग कर पाते हैं और उस बजटिंग की मदद से कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से प्लान कर पाते हैं ताकि आप अपने गोल्स को पूरे कर सकते हो। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। दोस्तों, हमारे जब सैलरी क्रेडिट होते हैं या फिर आप दूसरा कोई काम करते हो कि आप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, बट आपका जो इनकम जब मंथली आपके हाथ में आते हैं तो आप ये तय नहीं कर पाते हो कि उस इनकम का कितना हिस्सा हमें इन्वेस्टमेंट की तरफ देना चाहिए, कितना हिस्सा हमें अपने ज़रूरतों को पूरे करने के लिए देने चाहिए और कितना हिस्सा हमें छोटे छोटे जो ख्वाहिशें होते हैं, जैसे एक मोबाइल ख़रीदना, छोटा एक कैमरा ख़रीदना, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं उसके लिए जो लिक्विड मनी हम लोग सेव करते हैं वो करना चाहिए। ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जो हमारे लॉन्ग टर्म्स, शॉर्ट टर्म्स गोल्स रहते हैं वो गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे हम अपने इनकम को कैसे बजटिंग कर पाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं बजटिंग को, बट उससे पहले और एक चीज़ है। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी ये कहा था कि हर एक पर्सन को अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने गोल्स डिसाइड कीजिए। गोल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट गोल्स आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप गोल्स के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, बट अगेन डिसकंटिन्यूटी, इरेगुलरिटीज़ ये सब बीच में आ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर प्लान्ड वे में नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड वे में आप कर नहीं पाओगे। बीच में कहीं पे जाके आपको वो इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर देना होगा। तो उससे पहले कि हम बजट में जाए, लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स। हमारे गोल्स कितने प्रकार के होते हैं? हमारे दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, एक होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म गोल्स वो होते हैं जिसके लिए जो गोल्स पूरे करने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए जो अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको घर खरीदना है, आपको अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, आपको अपनी बच्चों की शादी की प्लानिंग करनी है, अपनी बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग, हायर स्टडीज़ की प्लानिंग करनी है। तो ये सारी जो चीज़, ये सब बहुत लंबे समय तक आपको इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा करने के बाद ही आप ये गोल्स पूरे कर सकते हो। दीज आर ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म गोल्स में वो आता है जो कुछ उतना लंबा समय नहीं, बट थोड़ा बहुत समय के लिए आपको इन्वेस्ट करके वो गोल्स पूरे करने होते हैं। जैसे कि मानिए आपको एक कार खरीदना है, आप कितना साल इन्वेस्ट करोगे? 3 साल या 5 साल। आपको शादी करनी है, वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो लेकिन वो उतना लंबा गोल्स नहीं है, लंबा समय तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, छोटा गोल है, उसके लिए आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म गोल्स। इसके अलावा भी और बहुत सारे गोल्स हैं। ये जो गोल्स है मैं अभी आपको एक्सेल में दिखाऊंगा। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही गोल्स आपको सिलेक्ट करने हैं, वही गोल्स आपके लाइफ में अचीव करने हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने गोल्स को खुद यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। क्या क्या आपके हिसाब से आपका क्या गोल्स है वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो लेट्स गो टू एक्सेल एंड अंडरस्टैंड दिस गोल्स एंड बजट्स एंड हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं एक अच्छे प्लान्ड वे में। लेट्स गो टू एक्सेल। यहाँ पे मैंने एक टैब बनाया हुआ है गोल्स के लिए।
तो जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स, तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स के लिए ये दिया हूँ, ये चार चार करके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। बट जैसे मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से अपना गोल्स यहाँ पे लिख सकते हो। एंड ये एक्सेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ये एक्सेल आप डाउनलोड करके, पूरा एक्सेल कस्टमाइजेबल है, आप खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करो। जहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये मेरा गोल्स नहीं है, ये मेरा सैलरी नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं है, मुझे कुछ और करना है, आप फ्रीली इसको कस्टमाइज़ करके अपने तरह से बना के अपने पास रखो। लेट्स स्टार्ट। तो गोल्स जो मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स जो है आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। आपको एक घर खरीदना है, आपको अपने रिटायरमेंट का प्लान करना है, आपके बच्चों की एडुकेशन का प्लान करना है, आपके बच्चों की शादी की प्लान करनी है आपको। और शॉर्ट टर्म गोल्स में देखिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, आप अगर यंग हो तो आपके खुद की शादी के लिए आपको पैसे जमा करना है, आप अगर ट्रैवल फ्रीक हो, आपको हर साल 1 या 2 बड़ा टूर करने का बहुत शौक़ है, जो मुझे भी बहुत है, तो वो आप कर सकते हो। एक अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान करके आप वो ट्रैवल के लिए जो कॉर्पस इकट्ठा करना होता है वो भी आप कर सकते हो। दीज आर ऑल गोल्स, ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स है। तो यहाँ से मैं 4 गोल्स पिक करूँगा, 2 लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, 2 शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे। लॉन्ग टर्म गोल्स में मैं क्या करूँगा, मुझे एक घर खरीदना है, मुझे मेरा रिटायरमेंट का प्लान करना है। और शॉर्ट टर्म गोल्स में मुझे कार खरीदनी है और मैं ट्रैवल फ्रीक हूँ, मुझे हर साल 1 या 2 बड़ा टूर करने का बहुत शौक़ है, तो उसके लिए मैं पैसा जमा करूँगा। नाउ लेट्स गो टू द बजट टैब। बजट टैब में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ये गोल्स पूरे करने के लिए हम लोग अपने सैलरी को या फिर अपने इनकम को कैसे अच्छे तरह से बजटिंग कर पाते हैं। लेट्स गो टू द बजट टैब। बजट टैब में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज अप्रैल 2022 में आपका एज है 25 ईयर्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ क्योंकि ये जो बजटिंग करना है वो आपका अगर एज है 30 ईयर्स 35 ईयर्स कुछ भी हो सकता है, आप उसके हिसाब से आप बजटिंग कर लीजिएगा। मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपका एज मान के चल रहा हूँ कि 25 ईयर्स है एज ऑन टुडे। तो बजटिंग हमेशा करनी चाहिए नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। आप आज इस पॉइंट में खड़े होके नेक्स्ट 10 ईयर्स का बजटिंग कर सकते हो, लेकिन उससे आगे अगर आप बजटिंग करोगे तो गलत होने का चांस हो सकता है, क्योंकि 10 साल का तो आप देख सकते हो कि हाँ भाई 10 साल मुझे ये करना है, ये ऐसे ऐसे मुझे सेविंग्स करनी है, ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है। आप यू कैन एटलीस्ट स्पेकुलेट क्या क्या हो सकता है, बट उससे ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं 10 साल करके ये बजटिंग शीट बनाया हुआ हूँ टिल योर रिटायरमेंट डेट। तो अभी फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए हम लोग बजटिंग देखेंगे। तो आज 2022 के अप्रैल से लेके 2032 के मार्च तक जो पूरा 10 साल हो रहा है, वो 10 साल का हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग बजटिंग कर पाते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपका जो ईयरली सैलरी होता है वो है 6 lakhs, और जो मंथली सैलरी होता है टैक्स डिडक्ट करने के बाद, मैं कोई इन्वेस्टमेंट या कुछ उतना कम्प्लेक्स चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधा यहाँ पे जो टैक्स स्लैब होता है उस टैक्स स्लैब के ऊपर मैं कैलकुलेट करके आपका मंथली सैलरी डिसाइड कर रहा हूँ जो इन हैंड आपको मिलता है। तो 6 lakhs और आपका जो मंथली सैलरी होता है वो है 40,000। नाउ ये जो लास्ट 3 कॉलम्स हैं, नीड्स, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको तय करना है कि मेरे सैलरी का कितना हिस्सा मेरे नीड्स की तरफ मुझे रखना है। मतलब आपके जो ज़रूरतें हैं, मंथली जो नीड्स है, जैसे खाना पीना, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, फ़ोन का बिल हो गया, आप अगर किराए पे रहते हो तो घर का रेंट हो गया, आपका अगर घर है होम लोन चल रहा है तो लोन का EMI हो गया, जो भी ज़रूरतें होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो ज़रूरतें हैं इसके लिए मुझे अपने सैलरी का 50% रखना होगा, दैट इज़ मैंडेटरी। नाउ बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वंट्स का मतलब होता है आपके छोटे छोटे जो ख्वाहिशें होते हैं, जैसे एक मोबाइल ख़रीदना है, 10,000 15,000 का एक मोबाइल ख़रीदना है, कुछ आपको एक
एक छोटा सा कैमरा खरीदना है, आपके घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदना है 15,000 20,000 का, ये सब चीज़ के लिए जो आप पैसा जमा करोगे उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट मत करो। उसके लिए आप अपने पास ही रखो वो पैसा, आइदर लिक्विड फॉर्म और आप सेविंग्स अकाउंट में रखो कि जब चाहो आप उठा लो, उसको उठा के खर्च करो। तो ये 10% ऑफ योर सैलरी इतना होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि सारे पैसे जो आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ पैसा आपके लिक्विड होना भी ज़रूरत होता है। तो 10% ऑफ योर सैलरी शुड गो टू योर वंट्स और यू कैन से योर लिक्विड सेविंग। नाउ रेस्ट ऑफ द 40% ऑफ योर सैलरी शुड गो टू इन्वेस्टमेंट। आपको ये 40% जो आपका मंथली सैलरी है उसका 40% आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये पूरे डिसिप्लिन्ड वे में आपको करना है एवरी मंथ। वो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो, आप स्टॉक में कर सकते हो, आप बॉन्ड खरीद सकते हो। तो ये 40% जो इन्वेस्टमेंट है ये कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका कोई बार नहीं है। नाउ हम लोग ये मान लेते हैं कि आपका जो सैलरी है वो एवरी ईयर 10% इंक्रीमेंट होगा, मतलब हर साल आपका 10% करके सैलरी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट ईयर मैं मान लेता हूँ आपका 10% इंक्रीमेंट हुआ है और वो हो गया 6,60,000 आपका सैलरी, तो मंथली आपका 44,000 इन हैंड आ रहा है। तो सेम फैशन में 50%, 10% एंड 40% के हिसाब से आप अपने जो मंथली सैलरी है उसको नीड्स, वंट्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 हिस्से में बांट सकते हो। ये आपको एवरी ईयर करना होगा क्योंकि एवरी ईयर आपको 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है। अभी ये हो गया बजटिंग का प्रोसेस। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू द बजटिंग। नाउ ऐसा चलेगा नेक्स्ट 10 ईयर्स। फिर 2032 के मार्च में जाके आप फिर बजटिंग करोगे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, मतलब 2032 के अप्रैल से 2042 के मार्च तक आपको बजटिंग करना है। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, बट अगेन वो डिसाइड आप करोगे आप जब पहला 10 साल क्रॉस कर जाओगे, अपने गोल्स पूरे कर लोगे, फिर आप वो डिसाइड करोगे क्या चेंज करना चाहिए। वो थोड़ा मैं बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। फर्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो है, नेक्स्ट 10 ईयर्स का, उसमें से फर्स्ट 5 ईयर्स को तो आपको सेम ही रखना है, मतलब फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स आपका बजटिंग का जो रेशियो है वो सेम होगा। नाउ आफ्टर 15 ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स का जो लास्ट 5 ईयर्स होता है उसमें आपको नीड्स को 1% घटाना है, क्योंकि तब तक आपके सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा एंड आपके जो नीड्स है वो उतना नहीं बढ़ेगा, दैट्स द पॉइंट। आपका 10% इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन आपका हर साल नीड्स 10% करके नहीं बढ़ेगा, 1% करके आपको अपने नीड्स को डिक्रीज करते जाना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और जो वो 1% आप डिक्रीज कर रहे हो वो सीधा आप ऐड करोगे अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ। इससे आपको क्या होगा, आपकी जो लॉन्ग टर्म जो गोल्स है, जो आपके रिटायरमेंट के प्लान करना है, आपके बच्चे होंगे उनके जो पढ़ाई का जो प्लानिंग करनी है, आपके बच्चे की जो शादी की प्लानिंग करनी है, वो सब करने में बहुत आसानी होगी आपको। क्योंकि आज आपका सैलरी है 40,000, उसमें से जो नीड्स है आपका 20,000, हो सकता है आपका टोटल नीड्स है 18,000, आप 20,000 एलोकेट कर लो। ऐसा नहीं है कि 15 साल बाद आपका वो 18,000 सेम रेशियो में भी बढ़ता जाएगा, नहीं, वो हो सकता है 15 साल बाद आपका जो नीड होगा वो होगा करीब 50,000, और 15 साल बाद अगर आपका सैलरी होता है 1 लाख से ज़्यादा, 1,20,000 से ज़्यादा मंथली सैलरी, देन 40,000 विल बी ऑलमोस्ट 35% ऑफ योर सैलरी, राइट। तो उसी हिसाब से आपको अपना नेक्स्ट 15 ईयर्स का बजटिंग करना है, कितना हमें अपने नीड्स की तरफ देना है। मुझे जो सही लगता है वो है 1% करके आप डिक्रीज कर दो, तो 49% आपके नीड्स की तरफ जाना चाहिए और 41% करके आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे करके, मतलब ये जो एक्सेल में मैंने सारे जो वैल्यूज़ दिखाए हैं, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वैल्यूज़ मान के चलो, बट ज़रूरी ये है कि आप इसको फॉलो करो।
आप अपने हिसाब से नीड्स को 50 से 60 कर सकते हो, 50 से 40 कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस करने का क्षमता है। बट ये जो प्रोसेस है, ये बजटिंग आपको करना है, बजटिंग आपको करना है, अदरवाइज आपका कुछ भी प्लान्ड नहीं रहेगा। आप अगर कुछ प्लान करना चाहते हो इन फ्यूचर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सिलेक्ट करना है गोल्स। क्या गोल्स हैं मेरे, नाउ उसी हिसाब से आपका जो सैलरी है उसको कंसिडर करते हुए आपको अपने सैलरी को बजटिंग करना है। बजटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट बजटिंग कुछ भी आपका प्लान्ड वे में नहीं जाएगा। आई होप अब तक आप समझ चुके होंगे कि बजटिंग हमको कैसे करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्लान्स, कि ये जो बजटिंग हमने किए हैं, ये बजटिंग की मदद से हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान कर सकते हैं एंड हम अपने गोल्स को कैसे पूरे कर सकते हैं। लेट्स गो टू इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड लेट्स लुक इनटू द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान्स के टैब में हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है इमरजेंसी फंड, जिसका मैं अभी तक कोई डिस्कशन नहीं किया। इमरजेंसी फंड आपको सबसे पहले क्रिएट करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड वो होता है कि अगर, आई होप ऐसा कभी भी किसी के साथ ना हो, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स है, उसको तो पूरा करना ही है। आप इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, अपना जो छोटी छोटी ख्वाहिश है वो बंद कर दो, लेकिन आपके जो ज़रूरतें होते हैं वो आपको हर महीने पे करना होगा ही होगा, राइट? ईएमआई हो गया, घर का रेंट हो गया, आपका खाना पीना हो गया, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारे चीज़ आपके ज़रूरतें हैं। तो ये सब को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपका जॉब चली जाए, कुछ भी हो जाए, ये सब चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए हम लोगों को पहले से ये प्रिकॉशनरी मेजरमेंट लेना पड़ता है। हम सबको अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है। ये इमरजेंसी फंड होता है, आपका जो मंथली सैलरी है, उस मंथली सैलरी के हिसाब से आपका जो पर ईयर का जो इनकम होता है वो होता है आपका आइडियल इमरजेंसी फंड। अगर आपको उतना नहीं करना है तो आप 6 मंथ्स का भी इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट 2 years द मैक्सिमम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मनी शुड गो टूवर्ड्स योर क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। नाउ मैंने यहाँ पे जो दिखाया कि फर्स्ट 2 साल 2022-23 एंड 23-24, ये जो 2 साल, इसमें आपका जो मंथली इन्वेस्टमेंट मनी हो रहा है, जो अमाउंट हो रहा है, उसका 80% आपको देना है इमरजेंसी फंड क्रिएट करने के लिए। ये आप कहीं से भी कर सकते हो। इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए कि आप कभी भी चाहो उसको एक्सेस कर पाते हो। आपके आरडी होना चाहिए, एफडी होना चाहिए। इससे आपको कोई प्रॉफिट का लेना देना नहीं है, बट इसको इतना अमाउंट आपको रखना है कि अगर आपके साथ कुछ भी हादसा होता है तो ये अमाउंट आपका सपोर्ट बनेगा तब। दिस इज़ कॉल्ड द इमरजेंसी फंड। तो आप अपने 2 साल हर महीने 80% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए दीजिए एंड उस इमरजेंसी फंड को क्रिएट कीजिए इन फर्स्ट 2 years फॉर द रेस्ट ऑफ योर 10 years या फिर रेस्ट ऑफ योर 5 years। फिर आप जब चाहो कभी कभी उसमें थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालो और इमरजेंसी फंड को आप बढ़ाते जाओ। दैट्स अप टू यू, आपको कितना इमरजेंसी फंड रखना है आपके सैलरी के हिसाब से, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द 20% यू कैन इन्वेस्ट इन अचीविंग वन ऑफ योर गोल्स। तो सबसे लंबा गोल्स कौन सा है? मुझे घर खरीदना है, उसके लिए मुझे 10 साल इन्वेस्ट करना है। 10 years इन्वेस्टमेंट के बाद मैं जो कॉर्पस जनरेट करूँगा वो मैं डाउन पेमेंट करके बाकी पैसा लोन लेके मैं घर खरीदूंगा। ये मेरा प्लानिंग है। फर्स्ट 2 years आप 20% जो बचा हुआ अमाउंट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, वो आप देंगे एक
एक कोई भी एक म्यूचुअल फंड या फिर कोई भी एक बॉन्ड, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो, करके आप अपना होम खरीदने का, घर खरीदने का जो टारगेट है उसका थोड़ा बहुत कॉर्पस जमा करो। नाउ आफ्टर 2 इयर्स जब आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है, तब आप स्टार्ट करो मैक्सिमम मनी आप अपने घर खरीदने की जो गोल है उस इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 80% जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फ्रॉम द 3rd ईयर ऑनवर्ड्स, वो उसका 80% अमाउंट मैं अपने घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एंड दैट विल बी सेम फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। मतलब अगले 10 साल तक मैं फर्स्ट 2 इयर्स 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एंड फ्रॉम द 3rd ईयर ऑनवर्ड्स टिल 10th ईयर मैं 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं अपने घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नाउ अभी ये 8 साल में जो बचा हुआ 20% है, उसमें आप 2 चीज़ कर सकते हो। एक, अपने कार खरीदने का जो आपके गोल है उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, बट और एक कर सकते हो आप जैसे मैंने बोला कि आप अगर ट्रैवल फ्रीक हो, आपको हर साल एक ट्रैवल करना, एक टूर, बड़ा टूर करना होता है, उसके लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ इट्स अप टू यू। मुझे लगा कि मैं कार 10 साल बाद खरीद सकता हूँ, लेकिन घूमना मुझे है हर साल, क्योंकि वो मुझे रिफ्रेश करता है, तो मुझे घूमना है। फर्स्ट 2 इयर्स आई कैन कॉम्प्रोमाइज़, मैं छोटा बहुत इधर उधर टूर कर लूँगा, बट बड़ा टूर करने के लिए मैं 3rd ईयर ऑनवर्ड्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूँगा। तो मैं वहाँ पे 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने ट्रैवल के लिए, जो मुझे कॉर्पस जनरेट करना है हर साल, और वो लगातार चलता रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स चलिए देख लेते हैं हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड होगा, कितना कॉर्पस हम लोग जनरेट करते हैं फॉर बाइंग अ होम। ट्रैवल का तो वैसे 10 साल का हिसाब करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो हर साल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, हर साल उठा के हम लोग घूमने चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो इमरजेंसी फंड जो क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 3,35,056 रुपये। मतलब आपका सैलरी कितना हो रहा है 10th ईयर में 82,000। तो आपका 4 महीने का करीब आपका हो रहा है इमरजेंसी फंड। तो इसे भी आपको थोड़ा बहुत बढ़ाना है। तो आप कैसे बढ़ाएंगे? लेट्स डू वन थिंग। यहाँ पे आप इसको 90% कर दो और इसको आप 10% कर दो, क्योंकि घर खरीदने के लिए तो वैसे ही हमको होम लोन लेना होगा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा कम देंगे, फिर भी हम लोगों को 10th ईयर का जो मंथली सैलरी है उसके हिसाब से हमारा 1 साल का या 6 महीने का सपोर्ट मनी इमरजेंसी फंड नहीं बन पा रहे। तो हमें क्या करना है? हमें ये 90% करके जो हम लोग दिए हैं ये पूरा 100% ही हम कर देंगे। इसको हम लोग पूरा 100% कर देंगे, तब जाके कितना हो रहा है 4,18,000। मतलब अगर आपका सैलरी है 82,000 और आपका मंथली नीड है 41,000, तो 10 मंथ्स का ऑलमोस्ट आपका नीड कंप्लीट होने वाला सैलरी आ गया है, मतलब इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया है। नाउ हम लोग यहाँ से इसको 10% को हटा देंगे। इसको बाकी जो 8 साल होगा उस 8 साल में हम लोग 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मनी हम लोग घर के लिए, घर खरीदने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये एक्सेल शीट पूरा कस्टमाइजेबल है। ये आप खुद अपने हिसाब से पूरा जितना आपको चाहिए वो उतना ही आप कस्टमाइज करके आप खुद बना सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान। फिर देखते हैं कार के लिए कितना होगा। कार मुझे 10 साल बाद खरीदने से हो जाएगा, तो 10 साल बाद मैं 3 साल कार के लिए इन्वेस्ट करूंगा और 60% ऑफ द मनी मैं कार के लिए इन्वेस्ट करूंगा, कार खरीदने के लिए। तो मैं कितना जमा कर रहा हूँ 9,39,000। तो अगर आपको एक 10-12 लाख या 15 लाख का गाड़ी खरीदना है तो उसमें से आप ऑलमोस्ट 10 लाख आप डाउन पेमेंट कर पा रहे हो विथ योर इन्वेस्टमेंट, और बाकी आप लोन लेते हो। लोन भी लेके आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लो, लेके आप उसको EMI से पे कर दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कार्ड लोन का कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको अपना रिटायरमेंट का प्लान करना है बहुत अच्छे तरह से। तो वो मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया? क्योंकि मुझे अपने छोटे छोटे बहुत सारे गोल्स हैं जो मुझे कंप्लीट करना है, जो मुझे अचीव करनी है।
तो वो मैं पहले कर लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट फॉर द रिटायरमेंट हम लोग 10 साल बाद करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। देखिए एक्चुअली तो आपका जो सैलरी जब आता है तो उसमें से पीएफ तो कट के ही जाता है, तो वो भी तो एक रिटायरमेंट के तरफ इन्वेस्ट हो रहा है, वो अगले 10 साल तक होने दीजिए। वैसा आफ्टर 10 ईयर्स आप अपना रिटायरमेंट का प्लान खुद से स्टार्ट कीजिए अलॉन्ग विद द ऑनगोइंग पीएफ। तो 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स आप स्टार्ट कीजिए अपना रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लेट इट गो टिल द टाइम यू रिटायर, टिल द टाइम योर एज विल बी 60 ईयर्स। तो 40% करके आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक कीजिए, फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स आप उसे थोड़ा और बढ़ाइए 60% कीजिए, और फिर लास्ट का जो 5 साल बचेगा उसमें आप कहीं पे भी कुछ ना कीजिए। जो आपका इनकम हो रहा है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका हो रहा है सैलरी से, उसको आप 100% इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने रिटायरमेंट की तरफ। देखिए यहाँ पे जो 40% 60% मैं दिखाया, तो बाकी का कहाँ गया? बाकी आप खुद कर लीजिए। आपके पास जो और बहुत सारे गोल्स होंगे आफ्टर 10-20 ईयर्स। आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आप एक गोल तैयार कीजिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, बाकी का पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे करके आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो आप अभी शुरू मत कीजिए, ये मेरा मानना है। अगर आप अभी अपना जॉब स्टार्ट कर रहे हो, आप 25 साल का हो, तो अभी आप मत कीजिए। हाँ, अगर आप 30-35 साल का हो तो डेफिनेटली यू शुड प्लान योर इन रिटायरमेंट, आपको वो करना चाहिए। लेकिन आप अगर अभी स्टार्ट करो अपना जॉब, तो अगले 10 साल तक प्लीज़ आप रिटायरमेंट का प्लान मत कीजिए, क्योंकि सारे पैसे अगर आप रिटायरमेंट में डाल दोगे, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डाल दोगे, तो अभी क्या जियोगे? अभी तो बहुत सारे गोल्स है जो आपको अचीव करनी है, वो कैसे हो पाएगा? तो उसके लिए आप रिटायरमेंट 10 साल बाद प्लान करो। बट अभी के लिए आपका जो छोटे छोटे जो गोल्स है वो आप पूरे करते जाओ, वो आप पूरे करते जाओ विथ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो ये रहा आपका बजट को कंसिडर करते हुए आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। वो मैं एक दिखाने की कोशिश किया कि एक्सेल में आप अपने हिसाब से खुद का वैल्यू डाल के आप अपना हिसाब, अपना बजटिंग, अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लीजिए जो आपके लिए सही रहेगा। नाउ इस वीडियो में फिर हम लोग क्या क्या जाने, आपको इन्वेस्ट प्रॉपरली करने के लिए, प्लान्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में करने के लिए और अपने गोल्स को पूरे करने के लिए आपको सबसे पहले गोल्स डिसाइड करना होगा। विदाउट गोल्स इन्वेस्टमेंट करना मतलब मेरे हिसाब से सही तरीका नहीं है। फर्स्ट चूज योर गोल्स। सेकंड, आप अपने सैलरी को या फिर अपने इनकम को बजटिंग कीजिए, प्रॉपर तरीके से बजटिंग कीजिए, जिसके मदद से आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से तब भी हो पाता है जब आपको ये तय करना आता है कि मुझे कितना अमाउंट पर मंथ इन्वेस्ट करना है। ये जब आप तय कर लोगे तब आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी बहुत आसान हो जाता है एंड वो बीच में कभी भी डिसकंटिन्यूड नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैंने जितना आपको इन्फॉर्मेशन दिया, जो स्ट्रैटेजी बताया, जैसे बजटिंग किया जाता है, जैसे इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग किया जाता है, आई होप कि ये आपको बहुत मदद करेगा आगे जाके। आप ये एक्सेल डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ये एक्सेल को अपनी तरह से मॉडिफाई कीजिए, अपने हिसाब से अपना वैल्यू पुट कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बजटिंग सबको अच्छे तरह से प्लान कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जैसे जैसे नया वीडियो लाता रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको भी मैं मदद कर पाऊँ। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।